हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटर इकोनॉमिक्स का एक क्विक रिवीजन। तो यहां पर आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमें एक बार वापस रिवाइज करने हैं और बहुत ध्यान से करने हैं ताकि एग्जाम में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 यूनिट 1 से, जो कि है नेशनल इनकम। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country during an accounting year। तो एक साल में हम जितना भी प्रोडक्शन अपने देश में करते हैं, क्योंकि यहां पर डोमेस्टिक वर्ड यूज हो रहा है। डोमेस्टिक वर्ड यूज होने का मतलब अपने देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कौन सी गुड्स का? फाइनल गुड्स का। ओनली फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन है हम उसको कंसीडर करते हैं। अब ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं ये आप जानते हैं, वो चीजें जो रेडी टू कंज्यूम है, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में होता है वो होती है हमारी जीडीपी। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दूं, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory of a country during an accounting year is called GDP at market price। इसके बाद कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट थे जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीएनपी और जीडीपी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत कॉमन है, छोटा सा है, और वो है कि ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि अगर हम डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर दें। एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देंगे तो वो कॉन्सेप्ट नेशनल में चेंज हो जाएगा, और ये आप जानते ही हैं। सो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू नेशनल। सो यहां पर जीडीपीएमपी से जीएनपीएमपी जाने के लिए हम यूज करते हैं जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एनएफआईए का फॉर्मूला आप जानते हैं, फीफा माइनस फीटा। फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो बाहर से कितना फैक्टर इनकम आया? फॉरेन, यहां पे देख रहे हैं आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां पर आप देख रहे हैं फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सॉरी। सो बेसिकली फीफा माइनस फीटा कर रहे हैं कि यहां पर फैक्टर इनकम कितनी आई और फैक्टर इनकम कितनी गई। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए होता है, और एनएफआईए को ऐड करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में तो हमने सिर्फ यही ऐड किया था। डोमेस्टिक में हमने सिर्फ यही देखा था कि देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कुछ नहीं आया। तो बाहर से जो आया उसको ऐड करते ही हमारा कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक से किस में चेंज हो जाएगा? नेशनल में चेंज हो जाएगा। सो हम पहुंच जाएंगे जीडीपी से जीएनपीएमपी पर। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करना हो तो प्लस एनएफआईए कर दीजिए डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करते ही वो नेशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा एनडीपी आ गया। अब जीडीपी से एनडीपी जाना है, देखें तो जीडीपी और एनडीपी डिफरेंस क्या है? डीपीएमपी तो कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है? ये ग्रॉस है और ये नेट है, और ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम हमेशा डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको ग्रॉस पे दिया हुआ है आपको नेट पे जाना है, कोई टेंशन नहीं करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। तो अगर जीडीपी दिया हुआ है एनडीपी पे जाना है, जीएनपी दिया हुआ है एनएनपी पे जाना है,
तो हर बार जब आपको ग्रॉस से नेट जाना हो तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आप हमेशा डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जैसे कि अभी यहां पर आपने किया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा एनएनपी है। सो एनएनपी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एनएनपी पे जाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, आप देखिए एनएनपी एमपी यहां पर है हमारे पास और जीएनपी एमपी यहां पर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ग्रॉस टू नेट जाने के लिए अपन क्या करते हैं, सो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए आप हमेशा डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो यहां पर भी हमने जीएनपी में से, यहां पर भी हमने जीएनपी में से लेस किया डेप्रिसिएशन, तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एमपी पहुंच चुके हैं हम यहां पर। उसके बाद अगर जीडीपी दिया हुआ होता तो एनएनपी पे कैसे जाते, तो यहां पर दो चीजें करनी है, एक तो ग्रॉस को नेट में चेंज करना है और एक डोमेस्टिक को नेशनल में। भाई देखिए ना यहां पर डिफरेंस क्या है, ये जीडीपी है ये एनएनपी है। तो पहले तो ग्रॉस को चेंज करेंगे किसमें, नेट में, और डोमेस्टिक को चेंज करेंगे किसमें, नेशनल में। तो क्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, दोनों यूज कर लिया हमने। सिंपल है, बहुत आसान है। तो हमारे चार स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो चार स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब बेटा एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहानी वापस वहीं पहुंची है, ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। ये एनपीएमपी और ये एनपीएमपी दोनों कॉमन है, डिफरेंस है ये ग्रॉस और ये नेट। अगेन ग्रॉस टू नेट जाने के लिए आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन, और जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन लेस किया तो जीएनपी बन गया एनएनपी। और अगर क्वेश्चन में जीडीपी एमपी है और जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी जाना है तो वो भी हमारे लिए आसान है। भाई डिफरेंस क्या है, पहले तो हमें ग्रॉस को चेंज करना है नेट में और डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल में। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है। तो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआई ऐड कर देंगे, और ये ऐड करते ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जीडीपी एमपी बन जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसके बाद के जो चार कॉन्सेप्ट हैं ये चारों कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। सो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला जो आपको पहले कई बार बताया जा चुका है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो दोबारा से आप याद कर लें। अगर कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है तो हम माइनस एनआईटी कर देते हैं। जैसे ही आप मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। एनआईटी क्या है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपके एनआईटी, एनआईटी यानी कि माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, दैट इज एनआईटी। तो जैसे ही आपने माइनस आईटी प्लस सब्सिडी किया तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों आएगा पहले बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी रिवीजन है, क्विक रिवीजन तो कर ही लेते हैं इसको दोबारा। मार्केट प्राइस पर जब कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर चल रहा है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना है, तो देखिए अगर ये कोई चीज़ है, ये पेन है, ये पेन मार्केट में 10 रुपए का बिकता है तो इस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाए जाते हैं कंपनी पर, लेकिन कंपनी इसकी प्राइस में ऐड कर देती है, आप लोगों से वसूल कर लेती है। लेकिन ये पूरे के पूरे पैसे कंपनी को तो मिलने वाले नहीं है जिसने इस पेन को प्रोड्यूस किया है। जैसे उसके पास ये पैसे जाएंगे तो उससे जो इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, यानी वो उसके पास नहीं बचेगा वो, और सब्सिडी वाला पार्ट उसको मिलेगा तो वो उसको ऐड करना है। तो जैसे इस पेन को हम बात करें, बनाने की बात करें, ये पेन हम मार्केट में 10 रुपए का बेचते हैं, 10 रुपए इसकी मार्केट प्राइस हो गई। हम इस पेन को 10 रुपए का बेच रहे हैं। कितने रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपए का बेच रहे हैं मार्केट में। तो 10 रुपए क्या हो गई, इसकी मार्केट प्राइस हो गई। लेकिन इसमें 2 रुपए का टैक्स भी एडेड इसमें था। इस पेन को बनाने की जो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं वो 2 रुपए हैं। सब्सिडी जो है वो है 20 पैसा।
तो कंपनी तक कितने पैसे पहुंचेंगे, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपके 8 रुपये 20 पैसे, ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, वो पैसा जो कंपनी तक पहुंचा। सो बेसिकली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम माइनस एनआईटी यूज़ करते हैं, यानी आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देते हैं और सब्सिडी ऐड कर देते हैं, और मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं। और यही हम यहां पर आज करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं और 4 कॉन्सेप्ट हमें कैसे चेंज करने हैं हम जानते हैं। ये जीडीपी एमपी है, इसको जीडीपी एफसी में चेंज करने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, और या फिर जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो या तो आप माइनस आईटी प्लस सब्सिडी कर लीजिए और या फिर माइनस एनआईटी। आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको एनआईटी भी दिया हुआ है और साथ में सब्सिडी भी दिया हुआ है, तो अगर आपने एनआईटी लेस कर दिया है तो अब सब्सिडी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्सिडी का सेटलमेंट यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि एनआईटी का मतलब ही होता है माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, तो वहाँ पे वो काम हो चुका है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एनआईटी दिया हुआ हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हों, तो वहाँ पे आप सब्सिडी को यूज़ नहीं करेंगे। ये बात अपने माइंड में सेव कर लीजिए। उसके बाद सिंपल कॉन्सेप्ट है ये जीएनपी एमपीएस को जीएनपी एफसी में चेंज करना था, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। एनडीपी एमपी को एनडीपी एफसी में चेंज करना था, तो जहाँ पर भी एमपी को एफसी में चेंज करना है माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। और सेम काम एनएनपी एफसी के लिए, जब हमने एनएनपी एमपी में से आईटी लेस किया और सब्सिडी ऐड कर दिया। तो ये हमारा अगला केस हुआ एनएनपीएफसी, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। आप जानते ही हैं एनएनपीएफसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी आपकी नेशनल इनकम होती है। एनएनपीएमपी से ही नेशनल इनकम फाइंड की जाती है, जब माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी की जाती है। तो आईटी लेस किया, सब्सिडी ऐड किया, हम पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम पर कैपिटा नेशनल इनकम के लिए नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन हम यूज़ करते आए हैं। और पर्सनल इनकम निकालने के लिए, अगर आपको पर्सनल इनकम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भैया पर्सनल इनकम कैसे निकालें। तो पर्सनल इनकम निकालने का जो तरीका होता है बेटा, वो बिल्कुल सिंपल है। नेशनल इनकम में आप वो इनकम ऐड कर दीजिए जो रिसीव तो हुई है बट अर्न नहीं की थी। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी इनकम है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, कमाई नहीं थी फिर भी मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बिना कमाए कोई पैसा मिलता है क्या? तो बिना कमाए कैसे मिल गया पैसा? सो ये इनकम रिसीव्ड है बट नॉट अर्न, आपके पास रिसीव तो हो गई है लेकिन आपने कमाई नहीं थी। जैसे कि पेंशन होती है, मैं यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा। रिटायरमेंट पेंशन काम करने के बाद मिलती है, काम करने वाले इंसान को मिलती है। ओल्ड एज पेंशन किसी को मिलती है, वो किसी काम के बदले नहीं मिल रही है, फ्री का पैसा मिल रहा है आपको, उसके लिए आपने काम नहीं किया था। स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, आपने कोई काम किया है गवर्नमेंट के लिए? नहीं, आपने कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी स्कॉलरशिप है। तो वो पैसा जो आपके पास रिसीव हो गया लेकिन आपने कमाया नहीं था, वो आप ऐड कर देंगे और वो लेस कर देंगे जो कमाया तो था लेकिन मिला नहीं। अब ये कैसे हो सकता है कि कमाया तो था लेकिन मिला नहीं? प्रोविडेंट फंड भी तो होता है, पैसा हर महीने कट जाता है ना। कमाया तो होता है अपन ने लेकिन कट जाता है, मिलता थोड़ी ना है। वो तो जब रिटायर होंगे तब तो एंड में या जॉब छोड़ेंगे तब पैसा मिलेगा, तब तक तो मिलने वाला है नहीं। तो वो पैसा जो आपको मिला लेकिन आपने कमाया नहीं था, वो अपन ऐड कर देंगे, और वो पैसा जो कमाया था लेकिन मिला नहीं, वो अपन लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगी आपकी पर्सनल इनकम। और इसके बाद चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे चलने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इनकम थी उसमें से हम डायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देते हैं। तो जैसे ही अपनी पर्सनल इनकम में से हमने डायरेक्ट टैक्सेस लेस की, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। भैया पैसा तो हमारे पास आ चुका है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो पहले से लेस हो चुका है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो देनी पड़ेगा ना, इनकम टैक्स तो देनी पड़ेगा। तो नॉर्मली आपकी इनकम का जो टैक्स है वो दे दो, बाकी जो पैसा बचा वो क्या है? डिस्पोजेबल है, खर्च करो ना, कौन मना कर रहा है? खर्च करने लायक पैसा, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी यही है बेटा। तो इसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम।
ये हुए बेसिक कॉन्सेप्ट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी का भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन देके आपसे निकालने के लिए कह सकता है कि आप फाइंड कीजिए जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एफसी, कुछ भी एक्स वाई जेड। और कैसे फाइंड करना है, इसके लिए 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा, लेकिन याद दिला दूं आपको कि आपको पहले भी बता चुका हूं, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक है और आपको नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA। नेशनल पे दिया हुआ है, डोमेस्टिक पे पूछ रहा है। सपोज जीएनपी दिया हुआ है, जीडीपी पूछ रहा है, यानी नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, माइनस NFIA। आपका पहला फॉर्मूला, इसको कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 2 जो आपको कभी नहीं भूलना है, अगर ग्रॉस दिया हुआ है और नेट फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है साहब, ग्रॉस दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, कॉन्सेप्ट नेट पे आ जाएगा। भैया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेट होता है। और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो क्या करेंगे, शायद अब मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, वापस से ग्रॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट, एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। सिंपल केस। और तीसरा और फाइनल केस है कि अगर कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है, माइनस IT प्लस सब्सिडी, या IT लेस किया, सब्सिडी ऐड कर दिया, फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। और फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर फाइंड करना है, उल्टा कर दीजिए, प्लस IT कर दीजिए, माइनस सब्सिडी कर दीजिए। दोनों तरह चलना सीखना है आपको। MP टू FC जाना आता है तो FC टू MP जाना भी आना चाहिए आपको। ग्रॉस टू नेट जाना आता है तो नेट टू ग्रॉस भी आना चाहिए आपको। डोमेस्टिक से नेशनल आप जा सकते हैं तो नेशनल से डोमेस्टिक आना भी आपको आना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ढंग से। सो 3 अगर ये बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, अगर ये आपने याद कर लिए तो समझ लेना कि सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर, जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम मेजरमेंट जब अपन करते हैं तो 3 मेथड हमारे पास होते हैं। हमारा पहला मेथड जो है वो प्रोडक्शन मेथड है, जिसको वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, GVA भी कहते हैं, याद होगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, GVA मेथड भी कहते हैं। वैसे GVA इक्वल्स टू GDP MP। सो GVA कह लीजिए और या फिर इसको आप प्रोडक्शन मेथड कह लीजिए, एक ही बात है। इस मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंपल फॉर्मूला। GDP MP पर पहुंच जाएंगे आप। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या लेस किया आपने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दिया, कहां पहुंच गए आप, GDP MP पर आ गए आप। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ हो तो सेल्स दिया होगा बेटा, तो दिया होगा सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर जितना प्रोडक्शन आपने किया सारे का सारा बिक गया तो सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट के इक्वल होता है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं कि सारा का सारा बिक जाए। अगर बच गया है तो चेंज इन स्टॉक कितना है, तो सेल्स बेचा कितना और चेंज इन स्टॉक कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और उसके बाद सीधा सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दीजिए और GDP MP आपके पास आ जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो भैया इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो होगा ना, बिना रॉ मटेरियल के, बिना लेबर के, बिना और खर्चे के प्रोडक्शन कर लोगे क्या आप, तो वो तो आपके प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है ना। तो GDP जितना आपका प्रोडक्शन हुआ उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दीजिए, आपका GDP MP आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हो तो क्या दिया होगा, सेल्स दिया होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होगा, अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिए हुए होंगे।
वहां पर आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए होंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत कर देना बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देना। जो बचेगा वो चेंज इन स्टॉक होगा, और सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करते ही आपका जीडीपी एमपी आपके सामने होगा। बाकी प्रोसेस फिर वही है कि साहब अगर ग्रॉस से नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे साहब, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए कर देंगे, एमपी टू एफसी जाना है तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। बाकी कहानी वही की वही है। मुद्दा यह है कि प्रोडक्शन मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो सेल्स दिया हुआ होगा, सेल्स दिया हुआ है, ओनली सेल्स दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक नहीं है तो सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो वो ऐड होगा, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ तो फिर बेटा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिए हुए होंगे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दीजिए, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इनकम मेथड की बात करते हैं। तो बेटा इनकम मेथड में हमारे पास होते हैं यहां पर तीन चीजें। सबसे पहले है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारे पास होते हैं। इनकम मेथड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, क्योंकि यहां पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम ऐड करते हैं ये सब। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सबसे पहले हम ऐड करते हैं वेजेस प्लस सैलरीज। तो अगर वेजेस और सैलरीज दी हुई हैं तो आप ऐड करेंगे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, याद रखिएगा एम्प्लॉयर का ही ऐड होता है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आपकी सैलरी 10,000 है और 10,000 में से पीएफ का आपका 500 रुपये कट जाता है, डिडक्ट हो गया, तो ये आपका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है जो किस में से गया है, आपकी सैलरी में से, और सैलरी को आप पहले ऐड कर चुके हैं। तो ये 500 रुपये दोबारा जोड़ के आपकी सैलरी को 10,500 होना करना है हमको। सैलरी तो 10,000 ही है ना आपकी, सैलरी 10,000 ही तो है आपकी। तो उस केस में ये जो 500 इसका क्या होगा, ये 500 रुपये आपकी सैलरी में से डिडक्ट हुए थे, इसलिए यहां पर आप ध्यान रखेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि वो इसके अलावा मिलेगा आपको। जितना पार्ट आपकी सैलरी में से कटेगा उतना एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा मिला आपको, तो जो एक्स्ट्रा मिला वो ऐड कर दीजिए। तो यहां पर याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऐड होगा, बाय एम्प्लॉय ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो सैलरी का पार्ट है ये। तीसरा जो चीज वहां पर ऐड होती है वो होती है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब हो गया रहने के लिए आपको फ्री में घर दे दिया कंपनी ने, फ्री में गाड़ी दे दी आपको, तो ये पेमेंट इन काइंड है और ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड होगा। और रिटायरमेंट पेंशन, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, पेंशन में ध्यान रखिएगा, अगर ओल्ड एज पेंशन क्वेश्चन में दी हुई है भूल कर भी ऐड मत करना, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन किसी काम के बदले में नहीं मिली आपको। रिटायरमेंट पेंशन काम करने के बदले मिली है, काम किया, रिटायर हुआ भैया इसलिए पेंशन मिली मुझे, तो रिटायरमेंट पेंशन मेरी इनकम का पार्ट है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन मेरे काम का पार्ट नहीं है। काम किया उसके बदले में नहीं मिल रही है, बूढ़ा हो गया इसलिए मिल रही है। दुनिया का कोई भी आदमी बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट पेंशन चालू हो गई। रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन किसको मिलेगी, जो आदमी बूढ़ा हो गया, और रिटायरमेंट पेंशन किसको मिलेगी, जो आदमी रिटायर होगा, यानी काम करके रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट पेंशन को आप ऐड करेंगे, रिटायरमेंट पेंशन आपको ऐड करनी है, ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं करनी है, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने सीधा लिख के दे दिया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 5,000 करोड़।
तो जहां पर उसने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के नाम से आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके बाद इसमें से कुछ भी ऐड नहीं होगा, नो। अगर भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया ना आपको, COE दे दिया ना आपको, तो उसके बाद इनमें से कुछ भी ऐड मत कर देना भूल कर भी, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है कि ये सब चीजें उसमें एडेड है। जब ये सारी चीजें उसमें जोड़ दी गई हैं तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर COE, जब आप इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप यही देखें कि उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो उसके बाद वेजेस सैलरीज भी ऐड कर देना, पेमेंट इन काइंड भी ऐड कर देना, रिटायरमेंट पेंशन भी ऐड कर देना, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऐड होगा, बाय एम्प्लॉय ऐड नहीं होगा। ये बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। किसका ऐड होगा बेटा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। रीजन अभी बताया, क्योंकि आपकी सैलरी में से कटा था बेटा वो। अगर COE दे दिया तो फिर कुछ भी मत जोड़ना, क्योंकि वो सब कुछ इसमें पहले से एडेड है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आती हैं तीन चीजें: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको यह भी देखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अपना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? NDPFC बनेगा साहब। इसका जो कंक्लूजन आएगा इनकम मेथड का वो NDPFC ही आता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। रीजन भी बता दूंगा अभी आपको, लेकिन एक बार पहले क्लियर कर ले इसको। COE लिखा हुआ दे दिया, इसमें से कुछ भी ऐड नहीं होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया आपको क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग सरप्लस है 2000 करोड़, बस बात खत्म हो गई। अब इसमें से कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो रेंट, रॉयल्टी दोनों ऐड होंगे, इंटरेस्ट ऐड होगा और प्रॉफिट भी ऐड होगा। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट में कोई ट्विस्ट नहीं है, प्रॉफिट में है, क्योंकि प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट दे दिया तो बात खत्म। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया, आपको रेंट दे दिया, रॉयल्टी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया, तो प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हैं। तो प्रॉफिट का पहला पार्ट होता है बेटा वो पार्ट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट का पहला पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी जिसे हम कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं। और तीसरा होता है कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है बेटा क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, तो ये रेंट, ये इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों ऐड होंगे। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके बाद इनमें से कुछ भी अलग से ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट के तीनों पार्ट जो हैं ये तीनों पार्ट आपको अलग अलग ऐड करने हैं। लेकिन कब ऐड करने हैं? जब प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। और तीसरा मिक्स्ड इनकम, ये सीधे सीधे लिखा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो यहां पर आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। सो हमारे इनकम मेथड का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ COE। एक बार वापस से रिपीट कर दूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ दे दिया है तो उसके बाद आप वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं दिया तो फिर सब कुछ ऐड होगा। अगर COE दिया हुआ नहीं है तो सब कुछ ऐड होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया उसने कि टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा 10,000 करोड़ का है, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट, आपका प्रॉफिट, आपका रेंट, रॉयल्टी कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो
तो रेंट भी ऐड होगा, इंटरेस्ट भी, रॉयल्टी भी और प्रॉफिट भी। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो तो प्रॉफिट के तीनों पार्ट ऐड होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया गया है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया गया है तो बात खत्म, बिल्कुल बात खत्म। अब आती है बात कि इसका जो कंक्लूजन था, प्रोडक्शन मेथड से तो जीडीपी ऐसे आया था, यहां से एनडीपी कैसे आ गया? जब प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी आया तो यहां पर एनडीपी कैसे आ गया? यहां पर एनडीपी इसलिए आ गया क्योंकि नेट, इसलिए क्योंकि यहां पर इनकम की बात हो रही है। अब इंसानों का डेप्रिसिएशन तो निकाल नहीं सकते ना आप। और दूसरा यहां पर टोटल हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम पर जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट सीधा फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचा है। इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट पहुंचा है वो सीधा फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचा है। और फॉर्मूला एक बार दोबारा से याद दिला दूं आपको। इनकम मेथड से फाइंड करने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। और आगे की कहानी आप जानते ही हैं, नेशनल इनकम कैसे फाइंड करना है वो आप जानते ही हैं। आइए आगे चलते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड पे। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो कहता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। भैया जितना खर्चा देख लो सारा। तो हमारे खर्चे किस पे होते हैं ज़्यादातर? हम या तो कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। सेविंग किस में चेंज हो जाती है? इन्वेस्टमेंट में। तो कुल मिलाकर हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड का खर्चा क्या है? तो हाउस होल्ड खर्चा क्या है? कंजम्पशन। हाउस होल्ड को पैसा क्यों चाहिए? कंज्यूम करने के लिए चाहिए। फर्म को पैसा क्यों चाहिए? इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए चाहिए। साथ में ही हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गए बेटा। एक्स यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए है और एम यहाँ पे इम्पोर्ट के लिए है। सी यहां पर जो दिया हुआ है, सी का मीनिंग है यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। जी आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और एक्स माइनस एम आपका नेट एक्सपोर्ट है। एक्स माइनस एम है आपका नेट एक्सपोर्ट। कंक्लूजन आएगा जीडीपी एमपी। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो कंक्लूजन एनडीपीएमपी होगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये जो आई है ये ग्रॉस है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसका कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा। लेकिन अगर आपको ये जो आई दिया हुआ है ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो कंक्लूजन एनडीपीएमपी होगा। यानी यहां पर दोनों ही पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल हैं। यहां पे कंक्लूजन जीडीपीएमपी भी हो सकता है, एनडीपीएमपी। देखिए प्रोडक्शन मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड से जो आंसर आना है वो आंसर हमेशा आपका जीडीपीएमपी आना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा एनडीपीएफसी आना है, कंक्लूजन जो आएगा वह एनडीपीएफसी आएगा। सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों को जोड़ेंगे तो कंक्लूजन एनडीपीएफसी आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहां पर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस दिया हुआ है तो कंक्लूजन जीडीपीएमपी होगा, और इन्वेस्टमेंट नेट दिया हुआ है तो कंक्लूजन एनडीपी होगा। यह बात ध्यान रखना। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आंसर जो होगा वो जीडीपीएमपी होगा। और अगर आपको वहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आंसर एनडीपीएमपी होगा। ये बात अच्छी तरह से अपने माइंड में सेव कर लीजिए। और वैसे तीनों मेथड से आंसर बेटा हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा बेटा उतनी ही इनकम होगी, जितनी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम, जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक आदमी की इनकम दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर होता है और एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी की इनकम होती है।
आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रही है, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया आपका? 1 लाख रुपए आपकी हो गई इनकम और उनका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। आपकी क्या हो गई? वो इनकम, उनका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। वो 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए, आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। किसी दूसरे आदमी की क्या हो गई? इनकम हो गई। तो एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी की इनकम होती है, इसलिए हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, और इनकम उतनी ही होती है जितना प्रोडक्शन होता है। सो चाहे आंसर प्रोडक्शन मेथड से आए, चाहे इनकम से आए, चाहे एक्सपेंडिचर से आए, कंक्लूजन हमेशा तीनों का सेम होगा। ये हमारे आंसर चेक करने का तरीका भी है। प्रोडक्शन मेथड से जो नेशनल इनकम आएगी वो सेम इनकम मेथड से आएगी और सेम एक्सपेंडिचर मेथड से आएगी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या सही नहीं है। ये आपका नेशनल इनकम फर्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर 1 का यूनिट 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे तो ये केन्सियन थ्योरी है चैप्टर, इसमें हम केन्सियन की थ्योरी पढ़ेंगे, इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन की। लेकिन इसमें सबसे पहले आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जैसा कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास 2 सेक्टर होते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड होता है और एक होती है हमारी फर्म। एक हमारा हाउस होल्ड है, एक हमारी फर्म है। तो हाउस होल्ड को फर्म से क्या चाहिए? तो साहब हाउस होल्ड को फर्म से चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फर्म ने दे दिए हाउस होल्ड को। और फर्म को हाउस होल्ड से क्या चाहिए साहब? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इन्होंने एक दूसरे की नीड पूरी की। यहां पर अभी तक कैश फ्लो नहीं आया, इसलिए इस फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं कि फर्म ने हाउस होल्ड को दे दी गुड्स एंड सर्विसेज और बदले में हाउस होल्ड ने फर्म को दे दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म ने क्या दिया? हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी और हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर अभी तक मनी एक्सचेंज नहीं हुई है, इसलिए इस फ्लो को कहते हैं रियल फ्लो। लेकिन ये फ्लो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता बेटा, क्योंकि जिस काम के लिए काम किया गया वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये आ गया अपना मनी फ्लो, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने जो फैक्टर्स दिए, यानी हाउस होल्ड ने जो फैक्टर्स दिए थे फर्म को, उसके बदले में हमें मिला पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें मिला रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट। पैसा किसके पास आ गया? फर्म से चला हाउस होल्ड के पास आ गया साहब। लेकिन हाउस होल्ड ने भी तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की थी, तो ये पैसा वापस किसके पास चला गया? फर्म के पास चला गया। तो फर्म से फिर कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड के पास। कैसे जाएगा? पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हाउस होल्ड से किसके पास आएगा? फर्म के पास आएगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पैसा गोल गोल घूमता रहेगा और इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये तो हुआ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात, जहाँ पर पैसा गोल गोल घूम रहा है। अब आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। चैप्टर में कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड होती है C+I। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड यहां पर 2 की बात हो रही है, जैसे कि हमने टू सेक्टर की बात की। एक आपका हाउस होल्ड हो गया और एक आपकी फर्म हो गई। तो हाउस होल्ड की डिमांड क्या है? हाउस होल्ड चाहता है कि साहब मैं कंज्यूम करूं, मुझे कंजम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए। फर्म कहती है साहब मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो एक तरफ हाउस होल्ड हो गया, एक तरफ फर्म हो गई। एक तरफ हो गया हाउस होल्ड, एक तरफ हो गया फर्म। दोनों की डिमांड को जोड़ा तो एग्रीगेट डिमांड आ गया। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की डिमांड दोनों तरफ से आ चुकी है, क्योंकि टू सेक्टर की बात हो रही है। सो टू सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड हो गई C+I। C किसकी डिमांड है? हाउस होल्ड की डिमांड है। I किसकी डिमांड है? फर्म की डिमांड है। तो दोनों की डिमांड को जोड़ा तो आया एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन फंक्शन, अब जब पहले बात सीखी हुई है तो कंजम्पशन को आप देख लें। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, जैसा कि आप जानते ही हैं भाई, पैसा इनकम से ही तो आपका कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। और कंजम्पशन के लिए एक फंक्शन भी हम यूज करते हैं, C=A+BY या C=C⁻+BY।
ये क्या होते हैं वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन दोबारा याद दिला दूं बेटा आपको मैं। सी कंजम्पशन है, सी बार आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बी आपका एमपीसी है, वाई आपकी इनकम है। और एक एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं कि इन केस अगर सी बार 60 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं? जान लीजिए। आज आप स्टूडेंट हैं तो पैसा तो नहीं कमाते होंगे ना आप लोग? क्या आपकी कोई अर्निंग सोर्स है? पैसा कमाते हो आप लोग? आंसर है नहीं साहब, अभी तो सब पढ़ते हैं, सब पैसा ना कमाते हैं। अभी हमारा काम पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या कंज्यूम करते हैं? क्या कंज्यूम करते हैं? तो आंसर है यस। कंज्यूम तो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से करना स्टार्ट कर दिया था, पैदा हुए थे उस दिन से कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो कंजम्पशन जो बिना इनकम के होता है, जीरो इनकम पर भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और वो लाइफ में हमेशा रहता है बेटा। हर आदमी कमाने से पहले ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है, क्योंकि शुरू से वो कमाना स्टार्ट नहीं करता है, कमाना तो बाद में स्टार्ट करता है, लेकिन कंज्यूम पैदा होते ही करना स्टार्ट कर देता है चीज़ों को। सो बेसिकली वो कंजम्पशन जो बिना इनकम के होता है वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, जो यहाँ पे 60 है। आपकी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यानी इनकम चेंज होने से आपका कंजम्पशन कितना चेंज होता है, वो आपका एमपीसी है, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो आपकी 0.5 है। 0.5 एमपीसी होने का मतलब अगर आपकी इनकम 100 रुपये और बढ़ेगी तो आप उसमें से इंक्रीज, अगर 100 रुपये इनकम इंक्रीज हुई आपकी, तो उसमें से आप 50 रुपये का कंज्यूम करोगे। सिंपल सी बात है। यानी जितनी आपकी इनकम होगी उसका 50% कंज्यूम करेंगे, 50% सेव करेंगे, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। और वाई यानी इनकम है 200, तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो देख लें आखिर कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर इनकम 200 रुपये की है और एमपीसी 0.5 है, तो 100 रुपये तो वो कंजम्पशन है जो आप इनकम से कर रहे हैं, और 60 रुपये आपका वो कंजम्पशन है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो इनकम जीरो होने पर भी आप करते हो। तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया आपका? टोटल कंजम्पशन हो गया आपका 160, 160। सो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि ये तो आपको कंज्यूम करना ही करना है, और ये आपको ये बताएंगे कि इनकम के अकॉर्डिंग आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो इनकम अगर 200 रुपये है और एमपीसी 0.5 है, तो 100 रुपये तो आपका वो कंजम्पशन है जो आप इनकम से कर रहे हैं, और 60 वो है जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इनकम हो या ना हो आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो आपका टोटल कंजम्पशन यहाँ पर हो जाता है 160 का। तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पर 60 है और आपकी इनकम यहाँ पर है 200, और आपका टोटल कंजम्पशन है यहाँ पे 160। ये यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये आपका कंजम्पशन कर्व हो चुका है। आप सामने देखें इस कर्व को, बहुत आसान सा कर्व है। एक सबसे पहली चीज़, आप जब ज़ीरो इनकम अर्न कर रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन पर आपकी इनकम ज़ीरो है, इस लाइन पर आपकी इनकम ज़ीरो है, लेकिन फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी बार है, इतना आप कंज्यूम कर रहे हैं आप। और उसके बाद C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, बिल्कुल C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। एज इनकम इंक्रीजेज, आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, बिल्कुल Y का फंक्शन, Y से रिलेट करते हैं हम कंजम्पशन को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंजम्पशन का कर्व कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, नो, ये कर्व कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा रहेगा। तो जहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ज़ीरो इनकम पर भी खर्च कर रहे हैं। होगा ज़ीरो इनकम पर भी खर्च करेंगे हम, और उसी को कहेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, याद रखिएगा। बाकी तो फिर इनकम जैसे से बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आपके 4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो क्लियर कर दूं। पहला आपका एमपीसी, दूसरा आपका एमपीएस, तीसरा आपका एपीसी और चौथा आपका एपीएस। चारों को देख लें। एमपीसी की अगर बात की जाए तो एमपीसी है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो सिंपल सी बात है,
ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और ये है आपके एमपीसी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। सो ये तो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा याद रखिएगा आप। अगर किसी क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एमपीसी फाइंड हो जाए ना, तो फिर एमपीएस के लिए टेंशन मत लेना बेटा आप, क्योंकि अगर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 है, तो एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी होगा बेटा, और एमपीसी का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीएस। सेम केस एपीसी और एपीएस के साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आइए, यहां पर एक क्वेश्चन है जहां पर आपको इनकम दी हुई है, आपकी इनकम है 100, 200, 300, 400। जब आपकी इनकम ये है तो आपका कंजम्पशन ये है और सेविंग्स ये है, ये सब आपको फाइंड करना है। सो एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी होता है, तो बेटा ऊपर कुछ यूनिट दी हुई नहीं है, इसलिए स्टार्ट अपन सेकंड से ही करेंगे, क्योंकि चेंज तो सेकंड यूनिट से ही देख सकते हैं हम। तो यहां पर जो चेंज आया वो चेंज था यहां पर 60, और यहां पर जो चेंज आया, क्योंकि फॉर्मूला एमपीसी का वही है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यहां पर चेंज है 100 का, 100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 0.6, और ये आ गया आपका 0.6। उसके बाद यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस है 40 का, और यहां पे डिफरेंस कितना है 100। आंसर क्या होगा 0.4, ये हो गया 0.4। उसके बाद यहाँ डिफरेंस कितना है साहब, यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 100 का, सो 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.2 आ गया। अब एमपीएस के लिए भी हम बेसिकली वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चेंज इन एस यहां पर है 40 और चेंज इन वाई इक्वल्स टू 100, सो 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.4। ठीक है साहब, हो गया 0.4 हो गया, ये आ गया 0.4। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एमपीसी क्वेश्चन में आप फाइंड कर चुके हैं तो फिर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। एमपीएस निकालना है ना, 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी यहां पर है 0.4, मैंने लेस कर दिया तो क्या बचा 0.6 बचा। ये लो, क्यों करूं कैलकुलेशन, ये 0.6 था तो ये 0.4 ही होना था, और ये 0.2 है तो ये 0.8 ही होना था। चाहे यहां देख लीजिए आप, डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस साहब 80, यहां डिफरेंस कितना है 100, तो आंसर क्या आया 0.8 आया। तो 0.8 तो पहले आ चुका है, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सेम केस एपीसी और एपीएस के साथ है। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई और एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सो 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.8, 140 अपॉन 200 0.7, 180 अपॉन 300 0.6, 200 अपॉन 400 0.5। एपीसी आ चुकी है ना। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, वापस 1 ही तो आना है। एपीसी प्लस एपीएस क्या आना है, 1 ही तो आना है, बात खत्म। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, तो उस केस में एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस एपीसी। तो 1 माइनस एपीसी किया, 0.8 लेस किया तो ये 0.2 आ गया, 1 में से 0.7 लेस किया तो 0.3 आ गया, 1 में से 0.6 लेस किया तो 0.4 आ गया, और ये 0.5 आ गया। वैसे कैलकुलेट करना है तो वैसे भी कर लीजिए, अगर आपको टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में तो बिल्कुल करते हैं। 20 अपॉन 100 0.2, 60 अपॉन 200 0.3, 120 अपॉन 300 0.4, 200 अपॉन 400 0, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो मत कीजिएगा, बहुत सिंपल है। एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस फाइंड करना बहुत आसान काम है, और ये काम हमने आपके सामने अभी करके दिखाया तुरंत। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
सेविंग फंक्शन की अगर बात की जाए तो सेविंग फंक्शन होता है s इक्वल्स टू, वैसे s इज द फंक्शन ऑफ y ऑल्सो, सेविंग भी तो y से ही रिलेट करेगा। अरे इनकम होगी तो सेविंग करेंगे ना। बेसिकली सेविंग का जो फॉर्मूला होता है बेटा y माइनस सी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन लेस कर दो, क्या बचेगा? सब सेविंग्स बचेगी। इनकम में से आपने लेस कर दिया कंजम्पशन। मैंने 100 रुपए कमाए साहब, 60 रुपए खर्च कर दिए, कंज्यूम कर दिए, सेविंग कितनी हो गई? 40 रुपए हो गई। ये तो सेविंग का फॉर्मूला हो गया, y माइनस सी। लेकिन अभी जिस फॉर्मूले से हमने कंजम्पशन निकाला था उसी से हम सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेविंग्स फाइंड की जा सकती है। इक्वेशन बनेगी सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। और वो सेम क्वेश्चन आपने लिया जो पीछे लिया था आपने। तो सेविंग हो गई आपकी -60 प्लस 1 माइनस बी, यानी बी एमपीसी था तो एक में से एमपीएस लेस किया, एमपीसी लेस किया तो एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा ना। बी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? एमपीसी को। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस होता है। सिंपल सी बात है। हालांकि ये 0.5 है, अगर 1 में से लेस करेंगे तो 0.5, और इनकम आपकी थी 200। सो ये यहां पर आपकी जो इनकम बची, यहां पर जो आपकी इनकम बची ये हो गई आपकी सेविंग इक्वल्स टू -60 प्लस 100, यानी सेविंग इक्वल्स टू कितनी बची आपकी यहाँ पे? 60 लेस किया तो 40। देख लीजिए, अभी इसी इक्वेशन से जब हमने कंजम्पशन निकाला था तो वो 60 था। कितना था? 60। और ये सेविंग कितनी आ गई आपकी? 40। 160। आपका कंजम्पशन 160 था और सेविंग आपका 40 आ गया। इनकम आपकी 200 है, दोनों हिस्सा बराबर। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था कंजम्पशन का वो था सी बार प्लस बी वाई, जहां पर आपको बताया गया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 60 है, एमपीसी 0.5 है, वाई 200 है। यही था। 60 प्लस 100 इक्वल्स टू 160 आपका कंजम्पशन आया था। और इसी से हमने सेविंग्स निकाली, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये अपना हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? -60 प्लस 1 माइनस बी, तो 0.5 लेस करूँगा तो 0.5 ही बचेगा एमपीएस। इनकम आपकी 200 है, तो ये सेविंग आपकी हो गई -60 प्लस 100, यानी सेविंग बराबर 40। और देख लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कंजम्पशन 160 है, सेविंग 40 है और आपकी इनकम है 200, और वाकई में आपकी इनकम 200 है। प्रूव इट। हमने इसको प्रूव कर दिया दोनों फॉर्मूले यूज करके। तो दोनों फॉर्मूले से यूज करना आपको आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका जो कंक्लूजन आ रहा है वो सही है या नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए, तो ये आपका सेविंग फंक्शन हुआ। अब बात आती है सेविंग कर्व की। तो बेटा जो सेविंग कर्व होता है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। सेविंग जो कर्व है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। उसका एक रीजन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग का फॉर्मूला होता है y माइनस सी। और कंज्यूम तो आप तब भी करते हैं जब आपकी इनकम जीरो होती है। जब आपकी इनकम जीरो है तब भी तो आप कंज्यूम करते ही करते हैं ना। तो उस केस में अगर आपकी इनकम है जीरो, कंज्यूम कर रहे हैं आप 200 रुपए, तो सेविंग्स कितनी हो गई आपकी? -200। और ऑटोनोमस कंजम्पशन तो बेटा हमेशा होता है। ऐसा कभी है ही नहीं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा रहेगा। और जब ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो सेविंग्स हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगी। सेविंग जीरो कहां पर होगी? सेविंग जीरो वहां पे होगी जहां पे y इक्वल्स टू सी होगा। यानी आप 100 रुपए कमाएंगे और 100 रुपए कंज्यूम करेंगे, तब सेविंग आपकी जीरो हो जाएगी। इसके बाद सेविंग पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी।
क्योंकि उसके बाद आप कमाएंगे ज़्यादा और कंज्यूम करेंगे कम। इसको हम एक और डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। आइए एक ही डायग्राम देख लेते हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई है। सो बेसिकली इस डायग्राम में हम दोनों को एक साथ शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कंजम्पशन और सेविंग कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत आसानी से कि ये आपकी इनकम है और ये कंजम्पशन आपका है, और यहाँ पर आके ये दोनों सेम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा, व्हेन y इक्वल्स टू c देन s इक्वल्स टू 0। जहाँ पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगा वहाँ पर सेविंग आपकी 0 होगी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट तक आपकी इनकम, ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन से कम है, तब तक आपका सेविंग कर्व नेगेटिव रहेगा। ये तो बेटा होना ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कमा रहे हैं कम और खर्च कर रहे हैं ज़्यादा तो सेविंग तो नेगेटिव होगी, या फिर आप कमा ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में आपकी इनकम है कम और आपका कंजम्पशन है ज़्यादा, इसलिए आपकी सेविंग्स नेगेटिव है। इसके बाद ये जो गैप आप देख रहे हैं कि गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप पहले कम है, फिर और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। ये गैप जो बढ़ता जा रहा है ना, ये गैप आपकी सेविंग्स है। क्योंकि इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आपका y है, इनकम है जो अब ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो y और c का जो डिफरेंस है ये आपकी सेविंग्स है। तो ये आपका c और s का रिलेशन हुआ, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, और वैसे तो बहुत आसान है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो y और c का रिलेशन यहाँ पर क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अगर टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करना है तो जैसा कि आप जानते हैं, टू सेक्टर में एक तो आपका हाउस होल्ड होता है और एक आपकी फर्म, और यहाँ पर जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है वो होती है C प्लस I, और ये दो मेथड से होता है, एक AD/AS मेथड से, एक AD और AS मेथड से, और एक आपका S इक्वल्स टू I मेथड से। तो एक AD/AS और एक S इक्वल्स टू I, दोनों मेथड यहाँ पर आपके सामने हैं। ध्यान से देखेंगे एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले आप बनाएंगे आपका इनकम का कर्व, ये आपका इनकम का कर्व आप सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद ये आपका कंजम्पशन कर्व है और एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस I। अब ध्यान ये रखना है कि व्हेन y इक्वल्स टू C, जहाँ पर y और C इक्वल हैं वहाँ पर आपकी सेविंग्स 0 होनी चाहिए, और जहाँ पर आपका AD और AS इक्वल है वहाँ पर आपका S इक्वल्स टू I होना चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो अगर टू सेक्टर मॉडल में आपका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आपसे पूछा जाता है तो बहुत आसान है, आपके सामने है। यहाँ पर जो डायग्राम है ये आप पहले ही बना चुके हैं। बस दो चीज़ों का इस डायग्राम में ध्यान रखना है कि पहली बात ये कि जहाँ पर y इक्वल्स टू C होगा वहाँ पर आपकी सेविंग 0 होनी चाहिए, और जहाँ पर आपका AD/AS इक्वल होगा वहाँ पर आपका S इक्वल्स टू I होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलते हैं बेटा हम थोड़ा सा आगे। और हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? अब इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, सिंपल सी बात है, तो उससे इनकम तो जनरेट होगी। तो कितने इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसी को मेजर करता है आपका मल्टीप्लायर। आसान है। सो K का फॉर्मूला है यहाँ पर चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, यानी चेंज इन I से कितना चेंज इन Y हो गया आपका। चेंज इन I मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन Y मतलब चेंज इन इनकम है। सो कितने इन्वेस्टमेंट के चेंज से कितना आपकी इनकम चेंज हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का किया आपने, इनकम 4000 करोड़ की इंक्रीज हुई, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ का आपका इनकम जनरेट हो गया, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी? 4 हो गई। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है MPC से। इसका दूसरा फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे ये मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि सेविंग को हम बेसिकली लीकेजेस मानते हैं जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो लीकेजेस होती हैं वो सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स को हम क्या कहते हैं? लीकेज हो गई सब।
क्योंकि वो पैसा सिस्टम से बाहर चला जाता है। अब जो पैसा आपने सेव कर लिया, कि साहब 100 करोड़ आपके पास आए, 50 करोड़ आपने सेव कर लिया, तो 50 करोड़ जो आपने कंज्यूम किया वही तो सर्कुलेशन में वापस गया। वो 50 करोड़ जो सेव कर लिया वो तो अपने घर में चला गया, वो सर्कुलेशन में काम नहीं आएगा बेटा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ध्यान देने की बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमपीसी कैसे इफेक्ट करती है हमारे मल्टीप्लायर को। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है जहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर कैसे चेंज होता है एमपीसी से। एमपीसी 0.5 है, फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू कितनी होगी साहब? 2 हो गई। और यही एमपीसी अगर 0.8 होता, यानी 100 रुपये कमाते और 80 रुपये खर्च करते और सेविंग सिर्फ 20 रुपये की करते, तो यहां पर मल्टीप्लायर की वैल्यू होती 5। यानी अगर एमपीसी 2 है तो 1000 के इन्वेस्टमेंट से 2000 की इनकम जनरेट होगी। लेकिन अगर एमपीसी 0.8 है तो 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 5000 रुपए की इनकम जनरेट होगी। तो एमपीसी जितना ज़्यादा होगा, हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ के। एग्जैक्टली, जितना ज़्यादा एमपीसी होगा के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही बेटर तरीके से फंक्शन करेगा के। आइए मल्टीप्लायर इफेक्ट देख लें कैसे काम करेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा। आइए मल्टीप्लायर इफेक्ट देखें। सो सी और सी प्लस आई तक तो अपन पढ़ ही चुके थे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमने ऐड किया। सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी कि कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उसका इफेक्ट आप इनकम पर देख सकते हैं। पहले आपकी इनकम Q थी, फिर Q1 और अब आपकी इनकम Q2 हो चुकी है। ये जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है ये आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी डेल्टा आई आ चुका है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका है। तो दोनों लेवल पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है। पहला, जहाँ पर Y ये आपकी इनकम ही है, AS एग्रीगेट सप्लाई, Y इक्वल्स टू C होगा, वहाँ पर S होगा 0। पहली बात। जहाँ पर C प्लस आई एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, वहाँ पर S इक्वल्स टू I होगा। और जहाँ पर C प्लस आई प्लस डेल्टा यानी अब एग्रीगेट डिमांड ये बन चुका है, तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, वहाँ पे सप्लाई भी इक्वल होगा I प्लस डेल्टा आई के। सो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर एग्जाम में मल्टीप्लायर इफेक्ट पूछे तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम जो थी हमारी वो Q1 से इंक्रीज होके Q2 हो गई है। और ये आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। थर्ड सेक्टर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बदल जाती है और एग्रीगेट डिमांड हो जाती है C प्लस आई प्लस जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ डायग्राम में कुछ खास नहीं करना है आपको। ये पहले वाला रूल तो कॉमन ही है अपना, Y इक्वल्स टू C S इक्वल्स टू 0। C प्लस आई जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका S इक्वल्स टू आई होगा। और जहाँ पर C प्लस आई प्लस जी होगा, यानी कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, वहीं पर आपका सेविंग प्लस टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। अब देखिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों किस तरीके से काम करते हैं आप जानते हैं। अगर सेविंग लीकेजेस है, लीकेज मानते हैं सेविंग को, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इंजेक्शन है, यानी वो इंक्रीज करता है फ्लो को। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर एक हमारा इंजेक्शन है, तो टैक्सेस हमारे लीकेजेस हैं, क्योंकि वो फ्लो में से पैसे को बाहर ले जाते हैं। सो यहाँ पर आपको इक्वल किसको करना है? AD इक्वल्स टू AS करना है। पहला काम आपको करना है AD इक्वल्स टू AS करना है। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का मतलब है C प्लस आई प्लस जी। और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट करना है। और I के साथ यहाँ पर क्या ऐड होगा? G, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट था, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, जो कि इक्वल है किसके? सेविंग्स और टैक्स के। तो जहाँ पर ये सब इक्वल होंगे वहीं पर आपका इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा। ये बात हुई हमारे 3 सेक्टर की।
अब चलते हैं हमारे फोर्थ सेक्टर मॉडल पर, और फोर्थ सेक्टर मॉडल में हमारे पास C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम भी आ गया। तो ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ये C प्लस आई है, ये C प्लस आई प्लस जी। और फोर्थ सेक्टर मॉडल में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, क्योंकि जो फोर्थ सेक्टर होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऐड होते ही क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ऐड हो गया। अब तो उसके ट्रांजैक्शंस को भी हमें यहाँ पे शो करना है। तो ये आपका C, ये C प्लस आई, C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए होता है, एम यहाँ पर इंपोर्ट के लिए होता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। एक्स एक्सपोर्ट के लिए, एम इंपोर्ट के लिए यूज़ होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपने किया। और नीचे सेविंग्स वाले पार्ट पे देखेंगे तो ये तो पार्ट हमारा वही है, y इक्वल्स टू सी, s इक्वल्स टू 0, ये सब 0 हो गई। जहां पर C प्लस आई है वहां पर s इक्वल्स टू आई है, जहां पर C प्लस आई प्लस जी है वहां पर हमारा s प्लस आई, s इज इक्वल्स टू आई, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, प्लस t प्लस जी। और जहाँ पर ये x माइनस एम आ गया तो ये एक्सपोर्ट यहाँ आ गया और ये इंपोर्ट यहाँ पर आ गया। एक्सपोर्ट इंजेक्शन है, इंपोर्ट लीकेजेस। तो ये 3 लीकेजेस और ये 3 इंजेक्शन होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, और इक्वल होते हैं। सेविंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसे को बाहर ले जाती है, इन्वेस्टमेंट उसे वापस लाता है। टैक्सेस वापस लीकेजेस क्रिएट करते हैं और पैसे को बाहर ले जाते हैं सिस्टम से, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस पैसे को वापस ले आता है। और रही बात एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने से फॉरेक्स आता है हमारे पास, इंपोर्ट करने से चला जाता है। तो इंपोर्ट लीकेज और एक्सपोर्ट जो हुआ आपका वो इंजेक्शन हुआ। जहाँ पर ये सब इक्वल होंगे वहाँ पर आपके फोर्थ सेक्टर मॉडल में डिटर्मिनेशन होगा नेशनल इनकम का। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर बनेगा। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम रह जाते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या करें साहब, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम रह गए तो क्या करें? तो उस केस में जो आपकी इनकम इंक्रीज होने वाली थी वो इनकम डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि इस डायग्राम में जब तक हम C प्लस आई प्लस जी पे थे, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी, तो ADAS के इक्वल E पॉइंट पे थी और हमारी इनकम कितनी जनरेट हो रही थी, Y। अब ये हमारा डायग्राम बना एग्रीगेट डिमांड का, C प्लस आई प्लस जी प्लस M माइनस एक्स, यानी M माइनस एक्स। इंपोर्ट ज़्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से। तो हमारे अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम, इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, तो पैसा इकोनॉमी में आएगा नहीं बेटा, इकोनॉमी से चला जाएगा। और यही रीज़न है कि हमारी जो इनकम है वो जो पहले E पर थी अब E1 पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है ये आप देख रहे हैं, ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, यानी हमारी इनकम को कम कर रहा है और हमारी इनकम हो चुकी है अब Y0। तो ये फोर्थ सेक्टर में इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन है। कैसे इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है फोर्थ सेक्टर में, ये आपने पढ़ा। और यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 1 का यूनिट 2। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर बहुत इजी है। डायग्राम के साथ आप वहाँ पे शो करेंगे अगर डिटेल्स, तो शायद आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारे डायग्राम दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन हैं बहुत आसान। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आराम से बन जाएंगे, क्योंकि उसी डायग्राम में एक एक लाइन ऐड होती जा रही है। पहले सिर्फ C था, फिर C प्लस आई हुआ, फिर C प्लस आई प्लस जी हो गया, फिर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया। तो एक ही चीज़ है जो कंटिन्यू चल रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं आप दोनों को। और ये दोनों यूनिट प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मनी मार्केट।
इसकी यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इजी है। बात कर रहे हैं मनी की। मनी से पहले बार्टर सिस्टम था। अब ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। बार्टर सिस्टम जिसको हम C2C इकोनॉमी कहते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी, चीज़ें दो चीज़ें लो, पैसा था नहीं, बड़ी सारी मुश्किलें होती थी, बड़ी सारी दिक्कतें आती थी। तो उसके वजह से यहाँ पर मनी का क्रिएशन हुआ, और मनी क्रिएट होने के बाद बहुत सारे काम आसान हो गए। तो मनी ने क्या काम किया? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा या पूछा जा सकता है वो है फंक्शंस ऑफ मनी। तो आई थिंक इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले मनी क्या काम करती है साहब? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो कैसे खरीदते हो? पैसा देते हैं, सामान खरीद देते हैं, और बेचनी हो तो पैसा लेते हैं, बेच देते हैं। क्या दिक्कत है? आसान है। यूनिट ऑफ वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू किस में लगाते हैं? मनी में। भैया जब मनी नहीं थी तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अरे बार्टर सिस्टम में एक चीज़ की वैल्यू दूसरे में लगाने में कितनी टेंशन होती थी, बहुत ज़्यादा। गधे की वैल्यू घोड़े में लगाओ, घोड़े की वैल्यू कुत्ते में लगाओ, कुत्ते की किसी और में लगाओ, कितना कितना बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम। अब एक एक चीज़ खरीदने के लिए आप वैल्यू लगाने बैठेंगे तो पता लगे कितनी सारी चीज़ें, सबकी वैल्यू कैसे लगाएं, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आज ये काम आसान कर दिया। आज हर चीज़ की वैल्यू किस में लगा रहे हैं आप? पैसे में। पैसा होना चाहिए आपके पास। साहब ये कार है, कार कितने की साहब? 5 लाख की। ये स्कूटर है, कितने का है? ये साहब 70,000 80,000 का स्कूटर है साहब। ये साहब AC है, कितने का है? 50,000 60,000 का है। पंखा कितने का है? 500 रुपये का। हर चीज़ की वैल्यू। तो यूनिट ऑफ वैल्यू भी हो गई, यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो गया। जो अकाउंट आप बनाते हैं उसमें सारी एंट्रीज मनी में ही होती हैं। सोचिए अकाउंटिंग कितनी आसान हो गई। मनी नहीं होती तो अकाउंटिंग कैसे करते? 4 घोड़े बेचे, 5 गधे खरीदे, बड़ा मुश्किल होता ना। आसान कर दिया काम, सारी चीज़ की वैल्यू पैसे में लग रही है बेटा। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी यहाँ पर हो गया, क्योंकि अब आपको फ्यूचर पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, मनी आपके पास है। जब तक गुड्स थी तब तक फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पार्ट पेमेंट करना या फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल है। सोचो भैंस का बफेलो, भैंस, उसका पार्ट पेमेंट तो नहीं कर सकते थे ना अपन, की टुकड़े करके बेच दिए, उसको पॉसिबल नहीं था बेटा। लेकिन अब पेमेंट करना बहुत आसान है, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, पार्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर पैसा आपके पास है तो स्टोर ऑफ वैल्यू आपके लिए पॉसिबल है, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। गुड्स में स्टोर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब चीज़ें आसान हो गई। टॉपिक है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी और इसकी थ्योरीज। पैसे की डिमांड क्यों है? अरे भैया पैसे की डिमांड तो होगी। पैसा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पैसे की डिमांड ना हो ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हैं, अपनी अपनी थ्योरीज यहाँ पर दी हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है एरविंग फिशर का। इस अप्रोच को हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्लासिकल अप्रोच हमें दी थी एरविंग फिशर ने 1911 में। इनकी एक बुक आई थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस बुक में इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था। हालांकि फिशर का मानना यह था कि जो मनी डिमांड है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए है, यानी हमें डेली जो ट्रांजैक्शन करने होते हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए। हमें पैसा क्यों चाहिए? सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए। सर सेविंग नाम की कोई चीज़ इकोनॉमी में नहीं होती, ये मेरा नहीं, ये एरविंग फिशर का मानना था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जितना पैसा है सारा पैसा खर्च किया जाएगा और सेविंग्स नहीं होगी। इसी वजह से उनका जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर सेविंग्स नहीं है। P आपका प्राइस लेवल हो गया, M आपका मनी हो गया, V आपका वेलोसिटी ऑफ मनी। नया वर्ड है आपके लिए वेलोसिटी ऑफ मनी, वैसे तो पढ़ चुके हैं। मनी कितना सर्कुलेट करती है, कितना घूमती है मनी आपकी मार्केट में, मनी कितना घूम रही है। एक जो करेंसी नोट है वो एक साल में कितने लोगों के हाथ में गया। सो बेसिकली वो उसकी वेलोसिटी है। M1 आपका क्रेडिट मनी है, V1 आपका वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी है, और T आपका ट्रेड। यहां पर हो सकता है वो आपको यूनिट दे दे और आपसे सॉल्व करवाना चाहे, सॉल्व भी कर दीजिएगा। M की वैल्यू 200, V की वैल्यू कितनी दे दी? 10 दे दी। M1 कितना दे दिया आपको? 200 दे दिया। V1 कितना दे दिया आपको? 20 दे दिया। T दे दिया आपको यहाँ पर कितना? 8000।
निकालना है निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एम वी इंटू M1V1 इंटू अपॉन टी, तो ये करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान काम है, ये काम हम कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये बात जो ध्यान रखनी है वो याद रखिएगा कि मनी डिमांड जो यहाँ पर है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए है, नॉट फॉर सेविंग्स। पैसे की डिमांड जो की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए की जाएगी, सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए, सेविंग्स के लिए नहीं। फिशर का जो कॉन्सेप्ट था, हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हुए साहब। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेविंग्स ही ना हो, सेविंग तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मनी डिमांड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए, सेविंग्स कहाँ गई। तो ये हमारी न्यू क्लासिकल अप्रोच कैम्ब्रिज अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें से पहले थे अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, DH रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड केन्स। इनका मानना यह था कि डिमांड फॉर मनी दो रीजन से होती है, ट्रांजैक्शन के लिए और सेविंग्स के लिए। कुछ पैसा हम बचाते भी हैं, सेविंग्स भी की जाती हैं। लेकिन इन 4 इकोनॉमिस्ट में से एक इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो शायद यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उनको लगा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, और शायद इंपॉर्टेंट भी है बाकी थ्योरीज से। 2 थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं नॉर्मली, एक फिशर की और एक जॉन मेनार्ड केन्स की। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज़्यादा दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं आ सकते, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर ये नहीं कि यही पढ़ने हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। सो केन्स ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक आई थी भैया 1936 में पब्लिश हुई थी। और ये कहते हैं कि लोग अपने पास पैसा रखते हैं 3 मोटिव से, 3 मोटिव से हमारे पास, जिससे हम अपने पास कैश रखते हैं। इसमें हमारा पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। भैया महीने में सैलरी कितनी बार मिलती है, जल्दी बताओ फटाफट। सैलरी कितनी बार मिलती है महीने में? आंसर है 1 बार। खर्च कितने दिन करना होता है? 30 दिन। तो रोजाना के खर्चे होते हैं कि नहीं होते? तो अपने रोजाना के खर्चे पूरे करने के लिए कुछ पैसे अपन अपने पास सेव कर लेते हैं बेटा, और वो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव कि भैया महीना भर चलाना है, महीना भर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अपन को पैसा सेव करके चलेंगे, तो ये अपना ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव है, प्रिकॉशंस भी होते हैं बेटा लाइफ में। लाइफ अनसर्टेन है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा? सोचा था? पिछले साल लास्ट ईयर तक जब कोरोना इस दुनिया में नहीं था तो किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा? अनसर्टेनिटी, कोरोना आ जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोग लॉस में चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। तो कुछ पैसे हम अनसर्टेनिटी के लिए भी अपने पास सेव करते हैं। भैया प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे, अनसर्टेनिटी है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पैसा बचा लिया हमने। तीसरा सबसे मजेदार होता है, वो होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेशन, सट्टा। यहां पर सट्टा वर्ड सुनते ही, स्पेक्युलेशन वर्ड सुनते ही कई तरीके के सट्टे दिमाग में आ जाते हैं। क्रिकेट वाला नहीं, वो नहीं। यहां पर स्पेक्युलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस से प्रॉफिट कमाना। यानी जो चेंजेस हो रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी बेसिकली केन्स ने एग्जांपल दिया था बॉन्ड्स का। हम जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो बॉन्ड से रिलेटेड जो मोटिव है हमारा, वो स्पेक्युलेटिव मोटिव है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, शुरू के जो 2 मोटिव केन्स ने बताए थे, दोनों इंटरेस्ट से फ्री हैं। इंटरेस्ट रेट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मैं ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट पर पैसा लूँगा कि साहब डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे ब्याज पर पैसा चाहिए, मैं नहीं लूँगा, ना ही प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कि फ्यूचर में कुछ खराब हो सकता है इसलिए मैं पैसा इंटरेस्ट पे लूँगा, नहीं लूँगा। दोनों मोटिव इंटरेस्ट से फ्री है अकॉर्डिंग टू केन्स, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू केन्स।
स्पेक्युलेटिव मोटिव तीसरा मोटिव है जो ये कहता है कि भैया स्पेक्युलेशन के लिए हम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, उससे बेनिफिट हम कमाएंगे। अब यहां पर केन्स ने क्या कहा, द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। भैया सिंपल सी बात है ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो बॉन्ड की प्राइस तो कम ही होगी ना, जिस प्राइस पर आप उसको परचेस करेंगे। कम पे परचेस करेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे ज्यादा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, कम ही तो होगी। अरे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो बॉन्ड की प्राइस कम ही तो होगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो महंगा मिलेगा बॉन्ड, और उसका जो रिटर्न मिलने वाला है वो कम मिलेगा। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो ही तो बॉन्ड पर प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर ये चीज अगर आपके माइंड में अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी तो कंप्लीट कर लीजिए, इस डाउट को खत्म कर लीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड, दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो बॉन्ड की प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगी तो बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने हमें दिया। और साथ में एक कॉन्सेप्ट दिया लिक्विडिटी ट्रैप। अब केन्स का मानना यह है कि अगर यहां पर मनी ओ क्यू है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। ये तो सिंपल सा रूल है ना, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, कम ही तो होगी। पैसा कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। और पैसा ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, कम होगी। और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी डिक्रीज होता है। जैसे कि हमारा ये एलपीएस कर्व डिक्रीज होता गया, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम जाती है तो भी इतना कैश अपन होल्ड करेंगे ही करेंगे, इतनी लिक्विडिटी अपने पास रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए E2 से आगे का जो पार्ट है उसको कहते हैं ट्रैप ऑफ लिक्विडिटी या लिक्विडिटी ट्रैप, इसको कहते हैं, जो क्लियर किया है जॉन मेनार्ड केन्स ने। सो केन्स की कॉन्सेप्ट में जो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी वो यहां पर मैं आपको बता दूं। तीन मोटिव हैं जिससे अपन अपने पास पैसा रख रहे हैं। पैसा रखने के तीन मोटिव हैं अपने पास। पहला मोटिव जो अपना है वो ट्रांजैक्शन है, डेली ट्रांजैक्शन अपन को करना है। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव है और तीसरा स्पेक्यूलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड मोटिव से ही जुड़ी हुई है, बाकी दो मोटिव से रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो आइए यहां पर बड़ी डिमांड के रीजन बता दिए गए हैं। उसके बाद आती है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस। बामोल की थ्योरी यहां पर आती है। बामोल यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं हम क्लियर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बामोल, टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। आप अपने पास पैसा रख सकते हैं या तो मनी में या इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट्स में। दो चीज़ों में आप अपना पैसा रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। या तो कैश में रख लो जहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या फिर आप फाइनेंशियल एसेट्स परचेस कर लो जहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम मनी को चेंज करते हैं एसेट्स में तो इसके लिए हमें देने पड़ते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। तो मामूल का मानना यह है कि अगर यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, यानी प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, और यहां पे ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं कम, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं कम, तब तो आपको जो आपकी मनी है वो इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट्स में चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट यहां पर लग रहा है, मिल रहा है आपको कम, और उसके चार्जेस लग रहे हैं ज्यादा, तो फिर क्या फायदा है कि साहब 100 रुपए के मनी है, आपको वहां पर चेंज करने में, एसेट को चेंज करने पे 150 रुपए मिलेंगे, लेकिन 70 रुपए उसकी ब्रोकरेज चार्जेस लग जाएगी। पागल है हम, 20 रुपए का लॉस।
और ये कहे कि साहब यही चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है और अब चेंज ये है कि 100 रुपये की अगर आप परचेस करोगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 200 रुपये का मिलेगा, ब्रोकरेज चार्जेस 10 रुपये के लग रहे हैं। बोलो साहब चेंज करें कि नहीं करें? तो टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू बताई है बामोल ने, और इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा फ़ायदा जहाँ पर हो, जहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस कम लग रहे हो, ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं लग रही हो, तब तो आप उसको इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स में चेंज कीजिए, वरना मनी में पड़े रहना तो कोई तकलीफ नहीं है। लॉस खाने के लिए काम नहीं करते हम, ये मेरा नहीं बामोल का मानना है। फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब डिमांड फॉर मनी अफेक्टेड है दो चीज़ों से, एक तो परमानेंट इनकम से। परमानेंट इनकम का मतलब ये है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका मकान, आपका घर, परमानेंट एसेट्स आपके कितने हैं, वो आपकी परमानेंट इनकम मानी है फ्रीडमैन ने। वो कहता है आप महीने का कितना पैसा कमाते हो वो मैटर नहीं करता। महीने का आप 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, 5 लाख, वो तो अनसर्टेन है ना, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? आज आपकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए है, तो क्या ये सर्टेन है कि हमेशा के लिए रहेगी? अनसर्टेनिटी वहाँ पर है भैया, हो सकता है कल से ना रहे। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर डिमांड फॉर मनी, यानी डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करती है, एक तो आपकी परमानेंट इनकम, दूसरा रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पर कितने रिटर्न आपको मिलेंगे। अगर एसेट्स पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एसेट्स परचेज करने चाहिए। तो यहाँ पर जो डिमांड फॉर मनी है वो दो चीज़ों से इफेक्टेड है, एक तो आपके रिलेटिव रिटर्न कितने हैं एसेट्स पे, और दूसरा आपकी परमानेंट इनकम कितनी है, ये टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं और कितने आपको उससे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप अपना पैसा एसेट्स में लगाइए, अदरवाइज़ कैश पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मिल्टन फ्रीडमैन ने कही है और यहाँ पर याद रखिएगा ये दो चीज़ें जो इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और टोबिन का अप्रोच देखते हैं, और इनकी थ्योरी है कि पैसा दो जगह रख सकते हैं, या तो मनी में या फिर बॉन्ड में। कहाँ रखना चाहिए? टोबिन की थ्योरी को बेसिकली रिस्क अवॉइडिंग थ्योरी भी कहा जाता है। समझदार आदमी थे टोबिन। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि बॉन्ड में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन फिर भी ये भूल कर भी गलती मत करना कि सारे का सारा मनी का आप बॉन्ड परचेज कर लें। ये गलती मत कीजिएगा। प्रॉफिट आपको कितना भी मिल रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों में ही अपने फंड्स रखने हैं, मनी में भी और बॉन्ड में भी। चाहे फ़ायदा मनी में रखने में ज़्यादा हो, बॉन्ड में कम हो, या बॉन्ड में ज़्यादा हो, मनी में कम हो, लेकिन ना तो सिर्फ मनी रखनी है ना सिर्फ बॉन्ड्स, दोनों रखने हैं। क्योंकि एक जगह अगर लॉस होता है तो संभालने के लिए दूसरा पार्ट है। एक जगह अगर आपको लॉस हो गया है तो संभालने के लिए दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर एक ही जगह लगाया था तो सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए, ये काफ़ी पुरानी कहावत है। अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। ये अंडे 10 जगह पे अलग अलग रखे होते तो एक टोकरी अगर गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अंडे तो बच जाते। तो वही रिस्क अवॉइडिंग थ्योरी लेके चल रहे हैं टोबिन। ये कह रहे हैं भैया आपको पैसे मनी और बॉन्ड दोनों में रखने हैं, दोनों में रखिए। फ़ायदा चाहे किसी एक में कितना ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे बॉन्ड में आपको कितना ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मनी रखनी है आपको साथ में। मनी रखने में फ़ायदा तो भी बॉन्ड खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो वो रिस्क अवॉइडिंग थ्योरी है, क्योंकि अगर एक जगह रिस्क हुआ तो शायद दूसरा आपको संभाल लेगा। तो इस थ्योरी को हमने कहा रिस्क अवॉइडिंग थ्योरी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो आपने पढ़ी हैं। मनी डिमांड की बात आपने की है, अब मनी सप्लाई पर अपन चल रहे हैं। तो मनी सप्लाई की अगर बात की जाए तो बेटा मनी सप्लाई के सोर्स तो दो ही हैं, एक तो आरबीआई और एक कमर्शियल बैंक। आरबीआई करेंसी इशू कर सकता है और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो बेसिकली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई तो दो ही है, एक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारे सेंट्रल बैंक, और दूसरे हमारे कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या कर सकता है साहब? करेंसी इशू कर सकता है, नोट छाप सकता है। नोट छापने की पावर किसके पास है साहब? आरबीआई के पास है, बिल्कुल है साहब। कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है साहब? क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है साहब। क्रेडिट क्रिएशन करना उसके हाथ में है और वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। आइए मनी सप्लाई देख लें इंडिया में। मनी सप्लाई के दो मेजरमेंट हैं बेटा, पहला है M1, M2, M3, M4 और दूसरा NM1, NM2, NM3, NM4। NM4 तो खैर है नहीं, क्योंकि NM4 को हमने काउंट करना बंद कर दिया है, अब नहीं करते हैं काउंट।
तो M1 में सबसे पहले आती है आपके पास कितनी करेंसी है, करेंसी विद पब्लिक। भाई पता लगाना होता है देश में टोटल पैसा कितना है। तो सबसे पहला M1 करेंसी कितनी पब्लिक के पास प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं पहले। डिमांड डिपॉजिट में आप जानते हो कि बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक तो करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट और एक एफडी यानी टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। ये वो पैसा है जो आप चेक से वापस बैंक से निकाल नहीं सकते, फिक्स हो गया बेटा अमाउंट, इसलिए इसको फिक्स डिपॉजिट कहा गया। लेकिन करंट और सेविंग वाला पैसा ऐसा है कि आपकी डिमांड पर बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा तुरंत, चेक से भी विड्रॉ कर सकते हैं आप। तो करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, जब करंट और सेविंग अकाउंट को ऐड करते हैं तो बनता है डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट, दोनों को जोड़ दिया डिमांड डिपॉजिट, ये दोनों मिलके बैंक के डिमांड डिपॉजिट बन जाते हैं। और तीसरा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट हैं वो सारे ऐड किए अपने, तो यहाँ पर बन गया M1। M1 को नैरो मनी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, नैरो मनी। अगर एग्जाम में नैरो मनी से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो समझ लीजिए M1 की बात कर रहा है, M1 आपकी नैरो मनी है। M2 पर जब अपन पहुंचते हैं तो यहां पर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आ जाती है बेटा, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। M3 आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। देखिए जब M1 की बात आपने की तो M1 में आपका करेंसी आ गया, DD आ गया, OD आ गया, तो DD के बाद बचा क्या बैंक के पास, FD बचा। तो जब M3 में आते हैं तो हम M1 तो जोड़ ही चुके हैं यानी डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, OD तो जोड़ ही चुके हैं, साथ में TD और जोड़ दिया यानी टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट भी ऐड कर दिए। ऐड करते ही बन गया बेटा M3। क्या बन गया बेटा, M3 बन गया। इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। M3 क्या है बेटा, अपना ब्रॉड मनी है, तो इसको आप यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, M3 ब्रॉड मनी है। और M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो M4 हो गया आपका M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये आप याद रखिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और 1998 से अब सिर्फ हमारे पास 3 ही बचे हैं, वो हैं NM1, NM2, NM3। NM1 में कोई चेंज नहीं है, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। NM2 आपका NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, और NM3 आपका NM2, ये तो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट है 1 साल से कम के लिए, जो टर्म डिपॉजिट बैंक के पास पड़े हैं। और NM2 में लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट भी आपके आ जाते हैं, प्लस टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो टर्म फंडिंग है वो भी यहाँ पर ऐड होती है। तो ये यहाँ पर आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। मनी सप्लाई की टोटल बात हो रही है कि इंडिया में टोटल पैसा कितना है, तो NM3 को देखिए, सारी डिटेल इसमें आ चुकी है, सारे जो चीज़ हो सकती हैं सब यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला बेटा बनता है अपना M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू MB। तो मनी सप्लाई आपका M है, ये आपका मनी मल्टीप्लायर है और ये आपका मॉनेटरी बेस है। तो मनी मल्टीप्लायर को मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल मनी सप्लाई आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका जो मॉनेटरी बेस है वो 200 करोड़ का है और आपका जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 4 है, तो बेटा यहाँ पर आप लगा लीजिए कितना करेंसी इशू होगी, कितनी मनी सप्लाई होगी, इसका पता लगाया जा सकता है। और ये जो आपका मॉनेटरी या मनी मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला है मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। इंडिया में अगर बात करें तो बेटा हमारे यहाँ तो बेस सिंपल है, हम करेंसी इशू करने से पहले 200 करोड़ का फंड ही अपने पास रखते हैं बेटा। इसमें से 115 करोड़ का बेटा गोल्ड होता है, 85 करोड़ की सिक्योरिटीज होती हैं, ये हमारा बेस होता है नॉर्मली। और हर कंट्री में बेटा अलग अलग बेस है जिससे करेंसी इशू की जाती है। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी, आइए बेटा यहाँ पर आपको बताए गए हैं 3 कॉन्सेप्ट, तीनों में डिटेल्स आपको बता देता हूँ जल्दी से। पहला है बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक यानी स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, करेंसी वो जो आरबीआई ने इशू करी। तो यहां पर आरबीआई जो करेंसी इशू कर रहा है बेटा, आरबीआई जो करेंसी इशू कर रहा है ये बिहेवियर सेंट्रल बैंक का है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मनी सप्लाई को सबसे पहले इफेक्ट तो सेंट्रल बैंक ही करता है, आरबीआई ही करता है। और आरबीआई के पास पावर है, वो कितने
करेंसी इशू करे और कितना करेंसी इशू ना करे, वो बेसिकली हमारे रिजर्व पर भी डिपेंड करता है। हम ज़्यादा रिजर्व, कम रिजर्व रख के ज़्यादा करेंसी इशू नहीं करना चाहते, सिंपल सी बात है। हालांकि इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं है कि जितना फंड आपने रखा, जैसे हमारे पास रिजर्व जो है वो 200 करोड़ रुपए का है, तो जरूरी नहीं कि 200 करोड़ रुपए रख के हम 200 करोड़ ही इसमें से हम प्रिंट करेंगे या इशू करेंगे। 400-500 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बेटा। और उसके बाद रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट। अब यहाँ पर यह भी मुद्दा है कि कमर्शियल बैंक का बिहेवियर क्या है। मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट आ रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा अपने पास रख के बैठा है और पब्लिक को लोन नहीं दे रहा, तो मनी सप्लाई कहां से बढ़ेगी। आरबीआई ने भी काफी लोन दे दिए और लोगों ने भी काफी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करा दिया, लेकिन बैंक लोन नहीं दे रहे, अपने पास रख के बैठे हैं पैसा। तो उस केस में अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा तो बेटा मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज तब होगी जब ये खुले मन से लोन बांटेंगे, जब ये लोन बांटने बैठेंगे और काफ़ी सारे लोन देंगे। और तीसरा बिहेवियर है बेटा पब्लिक का। पब्लिक का बिहेवियर क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पब्लिक का जो बिहेवियर है वो ये है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है और उसमें से कितना पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक के पास तो लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो पैसा सारा कैश होता है उनके पास। जब तक वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे ही नहीं, तब तक क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो उससे क्रेडिट क्रिएशन होगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो बेसिकली मनी सप्लाई इंक्रीज तब होगी जब पैसा बैंक तक पहुंचेगा। देखिए दो बातें हैं, पहली बात तो जनता के पास, पब्लिक के पास पैसा हो, दूसरा अगर है तो वो बैंक में डिपॉजिट कराए। अगर बैंक में डिपॉजिट कराया है तो कमर्शियल बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो क्रेडिट क्रिएशन करे। अगर ये सारे काम प्रॉपर होते हैं तो मनी सप्लाई परफेक्ट हो सकती है। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। अब ये भी कोई कहने की बात है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पब्लिक की इनकम है बेटा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पब्लिक की इनकम है। अगर वो इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ये तो कॉमन सी बात है बेटा। क्रेडिट मल्टीप्लायर की अगर बात करें तो आप जानते हैं 1 अपॉन रिजर्व रेशो, या क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए आप 1 अपॉन CRR इंटू 100। अगर रिजर्व रेशो 20% है तो क्रेडिट क्रिएशन 5 टाइम्स होगा। यानी अगर रिजर्व रेशो 20% है और बैंक में 100 रुपए आते हैं तो 500 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन होगा, 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो यहां पर बेटा जितना कम CRR होगा या रिजर्व रेशो जितना कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये 10% ही होता तो 1 अपॉन 10 इंटू 100, इट मीन्स 10। यानी अब अगर बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट होते तो उससे क्रेडिट क्रिएशन 10,000 रुपए का होता। तो बैंक अपने पास जितना कम फंड रखेंगे, सिंपल सी बात है, बैंक अपने पास जितना कम फंड रखेंगे क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये लास्ट लाइन हमें यही बता रही है, लोअर द रिजर्व हायर द क्रेडिट। अगर भैया रिजर्व आप रखेंगे कम तो क्रेडिट क्रिएशन होगा ज़्यादा और मनी सप्लाई भी होगी ज़्यादा। चैप्टर 3 यूनिट 3 मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इकोनॉमी में होते रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इकोनॉमी में ना हो। इकोनॉमी स्टेबल कंडीशन में रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। तो उस अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप उठाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं बेटा। और यही एफर्ट अगर गवर्नमेंट ने लिया होता तो इससे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। काम एक ही है, दोनों चाहते हैं स्टेबिलिटी रहे, स्टेबल हो, यही चाहते हैं ये। लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है आपकी,
ये अगर आरबीआई के थ्रू आ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी है, और अगर गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है तो फिस्कल पॉलिसी। आइए मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स देख लें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी है बेटा इसका। इकोनॉमी में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, जितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ताकि मनी सप्लाई प्रॉपर मिलेगी तो आउटपुट बढ़ेगा इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई प्रॉपर मिलती रहे, प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़ता रहे और आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बेटा। अब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे नहीं होगी? होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इंपोर्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तो इंपोर्ट कम होगा। उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों सेम चल रहे हैं। क्रेडिट कंट्रोल करना तो खैर मॉनेटरी पॉलिसी में है ही, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। और स्टेबल इकोनॉमी हो, स्टेबल करेंसी हो, करेंसी में यानी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं हो, उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो, ये देखना भी हमारा काम है। तो स्टेबल करेंसी भी होनी चाहिए। ये सारे हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पहला आपका इंटरेस्ट रेट चैनल लेते हैं बेटा। पहला चैनल आपका इंटरेस्ट रेट चैनल। अब सिंपल सी बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? वैसे तो यहां पे सामने लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहे बेटा, इनडायरेक्ट चलेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे। सब लोन कम लेने से क्या होगा? लोन कम लेने से सब इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा? सब प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होंगे। एम्प्लॉयमेंट कम होंगे तो इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो क्या होगा? जब इनकम ही नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे? तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी साहब? डिक्रीज हो जाएगी। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो जाए तो पहले चैनल पे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चैनल पे अपन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा साहब? लोन ज्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। खत्म हो गई बात। दैट इज इंटरेस्ट रेट चैनल जो पहला चल रहा है। दूसरा आपका एक्सचेंज रेट चैनल। देखिए सेकंड चैनल आ गया आपका। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हो गया साहब। तो अगर एप्रिसिएशन हो गया यानी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है तो सिंपल सी बात है कि फॉरेन प्रोडक्ट हमें सस्ते मिलेंगे। भाई इंडियन रुपी की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो बाहर का प्रोडक्ट तो हमें सस्ता ही लगेगा ना, क्योंकि अपना प्रोडक्ट तो महंगा हो गया। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना। पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपी था, अब $1 इक्वल्स टू 40 रुपी हो गया। सब एप्रिसिएशन हो गया साहब। कैसे हो गया मैं भी बता देता हूँ। पहले मैं 60 रुपये देता था तो $1 मिलता था, अब 40 रुपये मिल रहा है डॉलर मेरे को, तो डॉलर सस्ता हो गया ना मेरे लिए। लेकिन वो पहले $1 देते थे तो 60 रुपये मिलते थे, और अब वो $1 देंगे तो उनको 40 रुपये मिलेंगे। तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, एप्रिसिएशन हो गया। तो $1 का सामान मेरे लिए 40 रुपये का हो गया, लेकिन उनके लिए जो सामान पहले $1 में आता था, कितने रुपए का? 60 रुपए का, वो 40 रुपए का ही आएगा, यानी उनके लिए प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो उस केस में फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि पहले $1 का सामान मुझे कितने रुपए का मिलता था? 60 रुपए का। अब कितने का मिल रहा है? 40 रुपए का। एप्रिसिएशन हो गया हमारी करेंसी का। अब वही सामान मुझे कितने का मिल रहा है? 40 रुपए का मिल रहा है मुझे, तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। तो फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी तो इससे डोमेस्टिक आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे ना भैया। यहाँ के लोगों से जब सामान खरीदेंगे नहीं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनसे सामान खरीद ही नहीं रहे, तो वहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, यहाँ पे फॉल होगा, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया तो इनकम भी डिक्रीज होगी, और बाद में वापस कहानी वही की वही। इकोनॉमी कहाँ चली गई? इकोनॉमी चली गई वहाँ पे डाउन स्विंग पे, यानी कि डिफ्लेशन पे चली गई। एंड वाइस वर्सा, अपोजिट कर दो, डेप्रिसिएशन हो जाए डोमेस्टिक करेंसी का साहब। अब डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया तो फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी।
डोमेस्टिक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे यहां पे इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी, जो अभी तक डिफ्लेशन की थी अब वो इन्फ्लेशन की तरफ चलेगी बेटा। थर्ड चैनल हमारा है क्वांटम चैनल, और क्वांटम चैनल बेटा दो तरीके से काम करता है, पहला बैंक लैंडिंग चैनल है, दूसरा बैलेंस शीट चैनल है। अगर बैंक ज्यादा लोन देंगे तो क्या होगा, बैंक ने ज्यादा लोन दे दिए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा, तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अगर बैंक लैंडिंग कम कर दें तो लोन अमाउंट कम कर दें तो मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन पे चलेंगे। बैलेंस शीट चैनल इसी से इफेक्टेड है बेटा। अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, अब क्या करें, तो पहले ये बैंक से जो लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे कम, लेकिन अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ज़्यादा, तो इनके बैलेंस शीट पे वो प्रॉफिट क्रिएट करेगा या लॉस या बर्डन क्रिएट करेगा, तो बर्डन क्रिएट करेगा, लॉस क्रिएट करेगा। तो ये अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इनकम कम होगी और इकोनॉमी डाउनफॉल पे जाएगी। तो ये क्वांटम चैनल है जो दो तरीके से काम करता है, एक बैंक लैंडिंग चैनल और जिसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, बैलेंस शीट चैनल पे इफेक्ट पड़ता है। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा चौथा एसेट प्राइस चैनल। अब स्टॉक प्राइस फॉल होती है, अगर शेयर मार्केट डाउन जाता है तो रिडक्शन इन हाउस होल्ड फाइनेंशियल वेल्थ, उनकी फाइनेंशियल वेल्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पैसा कम बचेगा लोगों के पास। मार्केट डाउन चला गया साहब, शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए लगा हुआ है लोगों का, मार्केट डाउन जाएगा तो इन लोगों की हालत क्या होगी, कम होगी, और सीधा इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कंजम्पशन पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। दैट इज एसेट प्राइस चैनल, जो कि वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों क्रिएट कर सकता है। इन्फ्लेशन भी एसेट प्राइस चैनल में, अगर ये स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाएंगी ना तो यहाँ पर ये सब बढ़ जाएगा, ये फॉल इन कंजम्पशन की जगह इंक्रीज इन कंजम्पशन, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और ये फॉल हो गया तो बेटा आपके सामने है, डिफ्लेशन को क्रिएट कर रहे हैं बेटा। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में बेटा हमारे पास पहला इंस्ट्रूमेंट होता है CRR, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो है ये आपके जो बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं उसका एक पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन होता है जो आपको RBI के पास डिपॉजिट कराना होता है। वैसे एट प्रेजेंट CRR 3% हो चुका है, ये लेटेस्ट अभी चेंज हुआ है। एट प्रेजेंट जो CRR है वो आपका 3% हो चुका है, ये करंट रेट है CRR की 3%। यानी अगर बैंक के पास 100 रुपए आएंगे तो उसमें से 3 रुपए उनको डिपॉजिट करना होगा RBI के पास। तो RBI के पास जो डिपॉजिट पार्ट हो गया बेटा वो CRR होता है, और ये 3% कर दिया गया, पहले 4% था अब 3% कर दिया गया है। ये भी क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक तरीका है। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब बेटा सिर्फ डिक्रीज करना नहीं है, अगर इकोनॉमी डाउन स्विंग पर है तो उसको ऊपर लाना भी कंट्रोल करना है, और ऊपर जा रही है तो नीचे लाना भी कंट्रोल करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी होती है, हाई बीपी भी उतना ही रिस्की है जितना लो बीपी, हालांकि ज़्यादा लो बीपी रिस्की है लेकिन फिर भी रिस्की तो है, रिस्क तो है। तो हाई वाले को लो पे लाना और लो वाले को हाई पे ले जाना, दोनों को ही कंट्रोल कहा गया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल की। बेसिकली 100 रुपए बैंक के पास आए और 3 रुपए RBI को दे दिए तो इनके पास बचे 97, जिसमें से ये लोन दे सकते हैं अपने पास SLR रखने के बाद। ये रेट अगर इंक्रीज कर दी जाए, ये रेट अगर 4% कर दूंगा तो 96 ही बचेगा। यानी अगर मुझे क्रेडिट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल द सेंस कि मुझे क्रेडिट कम करना है, तो मैं CRR को बढ़ाऊंगा, यानी RBI CRR को बढ़ाएगा। और अगर उससे क्रेडिट ज़्यादा देना है, लोन ज़्यादा देना है उसे, तो उस केस में वो इसको कम कर देगा। जैसे 3% करते ही 97 बच गए उसके पास, अब ज़्यादा लोन दे सकता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास CRR है, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा हमारा है SLR,
एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको अपने पास एक जो उनके पास डिपॉजिट आते हैं उसका एक पार्ट, एक फ्रैक्शन उनको अपने पास रखना होता है। वो कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी और सिक्योरिटीज़ में भी। इनमें से किसी भी फॉर्म में आप वो पैसा रख सकते हैं। 18.50 कर दी गई है, प्रेजेंट एसएलआर आपकी 18.50 है। 18.50 लेटेस्ट रेट है एसएलआर की, जो अभी कर दी गई है, चेंज की गई है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रेट भी क्यों कम की जाती है जब हमें क्रेडिट को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि यही रेट अगर 25% होती तो 100 रुपये में से हम 75 का लोन दे सकते थे, लेकिन यही रेट अगर 20% कर दिए तो अपन 80% लोन दे सकते हैं। तो ये चीज़ होती है बेटा, यहाँ पर एसएलआर से भी क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। और एसएलआर डिपॉजिट का वो पार्ट होता है जो बैंक को रखना होता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज। इसके बाद लोन लेने की तीसरी जो बैंक लोन ले सकते हैं आरबीआई से वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एलएएफ। इसमें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो पैसे ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्काउंट विंडो अगेंस्ट द कोलेट्रल। यहाँ पे कोलेट्रल के थ्रू ले सकते हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी हो सकती हैं, कमर्शियल बिल हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, या और एलिजिबल पेपर्स अगर कोई हैं तो यहाँ पर वो ये रख के और इस कोलेट्रल के बेस पे लोन ले सकते हैं। और ये स्टार्ट जो एलएफ किया गया, ये किया गया जून 2000 से आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके ज़रिए आरबीआई से लोन ले सकते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, जिसमें दो पार्ट रेपो और रिवर्स रेपो हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो लोन दिए जाते हैं ये इस बात की गारंटी के साथ लिए जाते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपको ये वापस लेने होंगे। जैसे आज कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, ये कमर्शियल बैंक है, इसको लोन चाहिए, इसने सिक्योरिटीज़ आरबीआई को अपने पास रखी, आरबीआई के पास सिक्योरिटीज़ रखी और 10 करोड़ का लोन ले लिया। लेकिन ये लोन जो लिया गया ये आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वापस पे करना पड़ेगा आरबीआई को, और विद इंटरेस्ट जो डिसाइडेड है वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीपरचेजिंग भी पहले से ही डिसाइडेड होती है कि इतने टाइम में आप इसको रीपरचेज कर लेंगे और वापस से आपका जो पैसा, आपने जो लोन लिया है, ये आप वापस रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली रेपो और रिवर्स रेपो के लिए मैं आपको बता दूं, रेपो रेट वो रेट है जिस पे हमारे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, इस तरीके से। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक्स के पास कई बार एडिशनल फंड्स पड़े होते हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे होते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि वो जो फंड यूज नहीं हो रहे वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और आरबीआई बदले में उनको इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीआरआर जो आपका डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास, उसके ऊपर आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं देता, उस पर आरबीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन रिवर्स रेपो में जो आप डिपॉजिट कराते हैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अगले केस पर अपने। हमारा अगला केस है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये अनाउंस किया था आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 2011-12, और एमएसएफ वुड बी द लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक। जब उसके सारे अदर ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो लास्ट में वो एलएएफ फैसिलिटी से पैसे ले सकता है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। एमएसएफ फैसिलिटी आप सब दिन ले सकते हैं, सैटरडे के अलावा बिटवीन 7 PM टू 7:30 PM, इस टाइम पे आप ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ रुपए का है, और आगे आपको चाहिए तो 1 करोड़ के मल्टीपल्स में मिलेगा, यानी कि 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1-1 करोड़ के मल्टीपल में ही आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लेकिन ये तब बैंक यूज़ करता है जब उसके पास अर्जेंट नीड होती है और एमएसएफ रेट बहुत हाई होती हैं एलएफ के कंपैरिजन में। उसके बाद एक स्कीम है एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर सकती है आरबीआई से और उससे ट्रेजरी बिल परचेज करती है, सिक्योरिटी परचेज करती है और उसको बेचती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो एक्सेस फंड है
उस फंड को वहाँ से निकालने के लिए। अगर इकोनॉमी के पास बहुत सारा पैसा है, इकोनॉमी में बहुत सारे फंड्स आ चुके हैं, तो उन फंड्स को ख़त्म करने के लिए, जो एक्सेस करेंसी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ से एब्जॉर्व करने के लिए, तो वहाँ से वो ये सिक्योरिटीज़ वहाँ से बेचती हैं और इसके लिए वो लोन ले सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर सकती है आरबीआई से और अपने ट्रेजरी बिल बेच सकती है। ये भी एक तरीका है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपकी बैंक रेट है, जिसको रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग हम जानते ही हैं। लेकिन डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसको आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसकी जगह वो एलएएफ ले आए हैं। इसलिए अब बैंक रेट की ज़्यादा कोई यूटिलिटी बची नहीं है, क्योंकि ये काम अब जो किया जाता है वो एलएएफ के थ्रू किया जाता है, बैंक रेट के थ्रू नहीं किया जाता। और डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग बंद कर चुके हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है सिक्योरिटी सेल और परचेस। अगर मैं आरबीआई हूं और मुझे क्रेडिट कंट्रोल करना है तो मैं सिक्योरिटीज सेल करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सेल करूंगा कमर्शियल बैंक को। जो परचेस करना कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी है, क्योंकि मैं आरबीआई हूं। अब जितनी वो सिक्योरिटीज परचेस करेंगे उनके सारे फंड्स मेरे पास आ जाएंगे, तो फंड्स बचेंगे ही नहीं, तो लोन कहां से देंगे? लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास फंड्स तो होने चाहिए ना। क्रेडिट अपने आप ही कंट्रोल हो गया। और अगर मुझे क्रेडिट इंक्रीज करना है तो जो सिक्योरिटीज मैंने बेची हैं मैं वापस परचेस कर लूंगा। सिक्योरिटी आ गई मेरे पास, पैसे चले गए बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास। दो लोन, कौन मना कर रहा है आपको? दे सकते हैं आप। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, जहां पर हमने इन्फ्लेशन के लिए रेट डिसाइड की है कि कितना टॉलरेंस हो सकता है, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 के लिए हमारी जो टारगेट सीपीआई रेट थी वो 4% था। अपर टॉलरेंस 6% तक चलेगा, लोअर 2% तक। इससे अगर रेट कम या ज़्यादा होती है तो फिर तुरंत एक्शन लेना होगा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। एक कमेटी बनाई गई है एमपीसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वहाँ पे एक्शन लेगी अगर उसको लगेगा कि यहाँ पर ये रेट जो हमने दी है इसमें जो अपर और लोअर लिमिट है, अगर यहाँ से ऊपर या नीचे जा रही है तो इन्फ्लेशन रेट को हमें रखना है यहाँ पर। टारगेट रेट है ये, इससे ऊपर या नीचे जाते ही, ऊपर अगर 6% तक गई तो टॉलरेट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 2% तक आई, टॉलरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती है तो फिर हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर एक्शन लेगी और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो ये है आपके चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन। उम्मीद करता हूँ ये आपका टॉपिक क्लियर ही होगा। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।